हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अभिषेक भारद्वाज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजिक पे। आज अपन चर्चा करेंगे एटीपी फॉर्मेशन की प्रक्रिया को समझाने के लिए दिए गए रसोपरासरणी सिद्धांत के बारे में, जो कि एक्चुअल में प्रोटॉन ग्रेडियंट पर आधारित सिद्धांत है और इसको केमी-ऑस्मोटिक थ्योरी या केमी-ऑस्मोटिक कंसेप्ट भी कहते हैं। देने वाले वैज्ञानिक का नाम यानी कि प्रपोज्ड बाय पीटर मिचेल। याद रखें आप इसको, इम्पोर्टेंट है, पीटर मिचेल। इन्होंने इस थ्योरी को समझाया था। इसको समझने से पहले अपने को थोड़ा वापस पीछे चलना पड़ेगा फोटोसिंथेसिस के अकॉर्डिंग। फोटोसिंथेसिस में सबसे पहले अपन ने पता है अपने को कि फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस है वो क्लोरोप्लास्ट यानी कि कहाँ संपन्न होती है, हरित लवक। तो अपन थोड़ा सा हरित लवक की स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। हरित लवक जो है वो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध संरचना है, जिसमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है यानी कि बाह्य झिल्ली, एक इनर मेम्ब्रेन होती है अर्थात आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली के बारे में अपन ने बात की थी कि आंतरिक झिल्ली जो है वो अंतर्वलित होकर के इंक्लूजन्स और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन करती है, जिसको हमने नाम दिया था थाइलेकोइड। क्या नाम दिया था? थाइलेकोइड। और इन्हीं को ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, लेमिली। फॉर एग्जांपल, कुछ थाइलेकोइड्स या जो लेमिली हैं वो एक दूसरे के ऊपर इस तरह से व्यवस्थित होकर के बनाती हैं ग्रेना। क्या बनाती हैं? ग्रेना। और कुछ बाकी जो हिस्सा है वो, जो कि क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना के अलावा जो भी हिस्सा होता है, उसको हमने नाम दिया था स्ट्रोमा। यानी कि हरित लवक जो है सुस्पष्ट दो भागों में बटा हुआ रहता है, एक तो ग्रेना और एक स्ट्रोमा। तो जो ग्रेना भाग में आने वाली जो थाइलेकोइड या जो लेमिली है वो तो कहलाती हैं ग्रेनल थाइलेकोइड या ग्रेना लेमिली, और जो स्ट्रोमा पार्ट से रिलेटेड थाइलेकोइड या लेमिली होती हैं वो कहलाती हैं स्ट्रोमा लेमिली। अब मेन बात जो है वो ये कि ग्रेना पार्ट में लाइट रिएक्शन कंप्लीट होती है अर्थात प्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है, और जबकि स्ट्रोमा पार्ट में अप्रकाशिक अभिक्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ अपने को रसोपरासरणी सिद्धांत जो कि एटीपी निर्माण की प्रक्रिया को समझाने के लिए दिया गया है, तो चूंकि अपने को पता है अप्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अपचयन में या उसके स्वांगीकरण में या उसके स्थिरीकरण में एटीपी यूज़ किए जाते हैं, NADPH2 यूज़ किए जाते हैं, जबकि इनका जो निर्माण है वो होता है प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान। तो यहाँ अपन पहले ग्रेना या थाइलेकोइड की अपन बात करेंगे, तो किसी एक पर्टिकुलर थाइलेकोइड या ग्रेना की स्ट्रक्चर के बारे में अपन यहाँ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि ग्रेना या जो थाइलेकोइड है डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होती है, यानी कि दोहरी झिल्ली द्वारा परिबद्ध, और इसमें भी स्वाभाविक बात है आउटर झिल्ली और इनर मेम्ब्रेन यानी कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली पाई जाती है। दूसरी बात, आंतरिक झिल्ली और बाह्य झिल्ली के अंदर की ओर उपस्थित ये जो खाली जगह होती है जो कि कैविटी या गुहा कहलाती है, इसको कहा जाता है ल्यूमन। इसको क्या कहते हैं? ल्यूमन। तो किसी भी थाइलेकोइड या ग्रेना की अगर अपन बात करते हैं, लेमिली की अगर अपन चर्चा करते हैं, तो वहाँ अपने को सुस्पष्ट रूप से देखने को मिलता है कि एक बाह्य झिल्ली होती है, एक आंतरिक झिल्ली होती है, और उन दोनों के द्वारा घिरी हुई एक गुहा या रिक्त स्थान पाया जाता है, जिसको अपने को कहा जाता है ल्यूमन। जो मेम्ब्रेन वाला जो पोर्शन है वहाँ पे फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? फोटोसिस्टम्स पाए जाते हैं, अर्थात यानी कि जो झिल्लियों वाले हिस्से हैं उन झिल्लियों के ऊपर या झिल्लियों के दोनों के बीच वाले हिस्से में फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स यानी कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, और ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक मिलकर के फोटोसिस्टम्स का निर्माण करते हैं। और ये जो फोटोसिस्टम्स हैं जिनके बारे में अपन ने रेड ड्रॉप इफेक्ट जो कि इमर्सन साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था उसके बारे में अपन ने बात की थी। फोटोसिस्टम्स आर ऑफ टू टाइप्स, फोटोसिस्टम फर्स्ट एंड फोटोसिस्टम सेकंड। अब इसके बाद यदि अपन बात करें तो यहाँ जो है वो ग्रेना जो है इसके चारों ओर का जो हिस्सा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेना या जो थाइलेकोइड जो है वो चारों ओर से किससे घिरी हुई रहती है? स्ट्रोमा पार्ट से घिरी हुई रहती है। अब इसके बाद में यहाँ एक छोटे से डायग्राम को यदि अपन लेकर के यहाँ अगर समझना चाहें तो कुछ इस प्रकार की ये स्ट्रक्चर अपन बना सकते हैं। ये आंतरिक झिल्ली है, इसके बाहर की ओर ये इस प्रकार से ये बाह्य झिल्ली होती है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये थाइलेकोइड के स्ट्रक्चर के बारे में। ये बाह्य झिल्ली, ये आपका अंदर की ओर आंतरिक झिल्ली,
और इस प्रकार से ये जो अंदर की ओर है ये है ल्यूमन या कैविटी या इसकी गुहा अपन कह सकते हैं। और यहीं पर ही फोटो सिस्टम्स अरेंज होते हैं। जैसे कि फोटो सिस्टम सेकंड की अगर अपन बात करें तो वो कुछ इस प्रकार से अंदर की ओर यानी कि दोनों झिल्लियों के बीच की ओर यहाँ व्यवस्थित होता है। इसी प्रकार से फोटो सिस्टम भी इन झिल्लियों पर ही व्यवस्थित होता है जो कि आंतरिक और बाह्य दोनों होती हैं। इसी तरह से यहाँ झिल्ली के अंदर की तरफ यानी कि ल्यूमन वाले हिस्से की तरफ करते हुए यहाँ जो कि ये फोटो सिस्टम सेकेंड है, ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है। और यहाँ इस प्रकार से एक कॉम्प्लेक्स पाया जाता है जिसको कहा जाता है वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि जल अपघटन संकुल, स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स। तो जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है ये फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड होता है, अर्थात यहाँ पर ही जल का प्रकाशिक अपघटन होता है जहाँ पे जल H+ और OH- आयनों में क्या होता है, टूटता है। इसी प्रकार से यहाँ जो थाइलेकोइड है उसके मेम्ब्रेन वाले पोर्शन में धंसी हुई एक प्रोटीन पाई जाती है जिसको कहा जाता है F0 या FO। और इसी प्रकार से एक बाहर की ओर प्रक्षेपित एक अन्य प्रोटीन और पाई जाती है जिसको कहा जाता है F1 या जिसको हम कह सकते हैं ATP सिंथेज, ATP सिंथेज या ATP सिंथेटेज। यहाँ एक एंजाइम होता है जो कि एंजाइम की तरह यहाँ पर ये कार्य करती है और ATP निर्माण की प्रक्रिया को प्रेरित करती है। इसी प्रकार फोटो सिस्टम से फर्स्ट से एसोसिएटेड एक और यहाँ इस प्रकार की एक स्ट्रक्चर पाई जाती है जो कि एक कॉम्प्लेक्स का काम करता है। यहाँ होता है NADP रिडक्टेज। यहाँ क्या होता है, NADP रिडक्टेज। तो इस प्रकार से एक थाइलेकोइड की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। बेसिक चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए क्योंकि जब अपन ATP फॉर्मेशन की बात करेंगे तब अपने को यहाँ ये आगे काम आएंगी। तो ATP फॉर्मेशन की जो प्रोसेस है उसको समझने के लिए आगे अपन बात करते हैं। चूँकि अब अपने को ये पता है कि जो लाइट रिएक्शन है यानी कि जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, लाइट रिएक्शन जो प्रकाशिक अभिक्रिया है, इसके अपन ने चरणों के बारे में बात की थी जहाँ पहला चरण था उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन, उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन। दूसरा जो चरण था वो था आपका जल का प्रकाशिक अपघटन, जल का प्रकाशिक अपघटन। और तीसरा जो चरण था वो था प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण यानी कि फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो यहाँ उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हमने पता है कि यहाँ इस प्रकार से मैंने फोटो सिस्टम या एक फोटो सिस्टम शो किया है जिसमें यहाँ एक रिएक्शन सेंटर है। सनलाइट से आने वाले जो फोटॉन्स है वो एब्जॉर्ब किए जाते हैं, वहाँ जो एनर्जी होती है उसको एक दूसरे की ओर ट्रांसफ़र करते हुए अंत में जो रिएक्शन सेंटर होता है जो कि क्लोरोफिल A के रूप में कार्य करता है, वहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यानी कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर दिया जाता है। इसी तरह से जल का प्रकाशिक अपघटन की अगर अपन बात करें तो यहाँ जो कि फोटो सिस्टम सेकेंड से एसोसिएटेड कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पे जल जो है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, मैग्नीज आयनों की उपस्थिति में, क्लोराइड आयनों की उपस्थिति में H+ और OH- आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है, जिसे हमने जल का प्रकाशिक अपघटन कहा था। अब बात आती है प्रकाशिक फॉस्फोरिलीकरण की। तो ये हमने दो प्रकार का पढ़ा था, एक पढ़ा था चक्रीय और एक पढ़ा था अचक्रीय यानी कि नॉन साइक्लिक। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान फोटो सिस्टम फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और वो घूम फिर करके वापस फोटो सिस्टम फर्स्ट को मिलते हैं। नॉन साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है फोटो सिस्टम सेकेंड से, जो कि घूम फिर के फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकेंड को मिलने के बजाय कहाँ जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट के ड्यूरिंग यानी कि साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान 2 ATP अणुओं का निर्माण होता है, जबकि फोटो सिस्टम सेकेंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट जिसमें दोनों भाग लेते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, वहाँ एक अणु तो ATP का बनता है और साथ में बनते हैं 2 NADPH2। तो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के टोटल साइकिल के कंप्लीट होने पर अपने को 3 ATP मिलते हैं, जिसके बारे में अपन ने पीछे पढ़ा है, और 2 मिलते हैं अपने को NADPH2। तो इस प्रकार से लगभग 3 ATP और 2 NADPH2 का निर्माण होता है एक कंप्लीट फोटोफॉस्फोराइलेशन के साइकिल के कंप्लीट होने पर, यानी कि एक चक्र कंप्लीट होने पर अपने को ये मटेरियल एनर्जी जो प्रोडक्ट हैं वो अपने को प्राप्त होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल को रिड्यूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं। और इसी के साथ अपन ने यहाँ पर चर्चा भी की थी कि यहाँ जैसे साइक्लिक और नॉन साइक्लिक को मैंने एक साथ मर्ज करके शो किया था, तो वहाँ अपन ने अगर अपन ध्यान दें तो आपको एक जो कॉमन चीज़ मिलेगी वो ये मिलेगी
कि एटीपी का फॉर्मेशन चाहे वो साइक्लिक हो चाहे वो नॉन साइक्लिक हो, दोनों ही स्थितियों में कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किए जाते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स को, जो कि एक कैरियर प्रोटीन भी है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर भी है और ट्रांसपोर्टर भी है। ये दोनों का काम करती है जहाँ पे एटीपी के फॉर्मेशन की प्रोसेस को कंप्लीट किया जाता है। तो यहाँ इस प्रकार से आगे अपन अगर चर्चा करें तो अपने को जो मेन जो चीज़ है वो देखने को जो मिलती है वो ये मिलती है कि इसको यदि अपन शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से शो करना चाहें कि जैसे कि यहाँ ये फोटो सिस्टम फर्स्ट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज़ होते हैं और फेराडॉक्सिन के पास जाते हैं, फेराडॉक्सिन से ये साइटोक्रोम को स्थानांतरित होते हैं। इसी तरह से यदि अपन बात करें फोटो सिस्टम सेकंड की, तो फोटो सिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं, प्लास्टोक्विनोन को जाते हैं और प्लास्टोक्विनोन से ये ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ, साइटोक्रोम को। साइटोक्रोम से यहाँ ये प्लास्टोसाइनिन को आते हैं और प्लास्टोसाइनिन से कहाँ चले जाते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट की तरफ चले जाते हैं। अब जो कॉमन बात ये है कि वो ये है कि यहाँ जब साइटोक्रोम को इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होते हैं तब एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और साइटोक्रोम से जब ये आगे स्थानांतरित होते हैं तब यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो मेन जो बात अपने को कंसेप्ट जो अपने को याद रखना वो ये याद रखना है कि यहाँ जो साइटोक्रोम है, जो कि यहाँ अपन ने पीछे डिटेल में पढ़ा था, साइटोक्रोम B6 एंड साइटोक्रोम F, जो कि कैरियर प्रोटीन, यानी कि यहाँ ये इस दो तरह के काम करता है। बाकी तो सब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है। ट्रांसपोर्टर का काम कैसे करता है, आगे अपन जब इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे रसोपराशनी सिद्धांत की, तब आपको और अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा कि वहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन्स को ट्रांसपोर्ट करता है आउटसाइडर, यानी कि स्ट्रोमा पार्ट से थाइलेकोइड मेम्ब्रेन को क्रॉस करवाते हुए, एनर्जी का यूज़ करते हुए, और जो एनर्जी है वो यहाँ हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन है उसका यूज़ करते हुए प्रोटॉन्स को बाहर से अंदर लेके आता है, यानी कि ल्यूमन में एक्यूमुलेट करता है, जहाँ प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से जो अपनी थाइलेकोइड है इसके आउटसाइड और इनसाइड ल्यूमन में जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते जाएंगे और बाहर प्रोटॉन्स की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो यहाँ इनके बीच में एक प्रोटॉन ग्रेडियंट, यानी कि एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है, जिसकी वजह से फिर एटीपी का फॉर्मेशन होता है। तो ये किस प्रकार होता है आगे अपन चर्चा करते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं और उसको अपन क्लियरली तैयार करते हैं। ये इस प्रकार से आपके सामने मैंने एक डायग्राम बनाया है जहाँ पे थाइलेकोइड को शो किया गया है। यहाँ अपन लिख देते हैं ये थाइलेकोइड की आउटर मेम्ब्रेन, यानी कि थाइलेकोइड की जो है बाह्य झिल्ली है, ये थाइलेकोइड की इनर मेम्ब्रेन यानी कि आंतरिक झिल्ली है, और ये जो आपका पोर्शन है कंप्लीट अंदर की तरफ, ये जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और इस प्रकार से ये जो पूरा का पूरा अंदर की तरफ जो दिखाई दे रहा है, यहाँ अपन लिख सकते हैं ल्यूमन। तो मैं यहाँ एक छोटे से साइड में एक तरफ लिख देता हूँ ल्यूमन, या जो इनकी कैविटी। अब इसके बाद में यहाँ अगर अपन देखें तो और भी मैंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ आपको डायग्राम में शो कर रखी हैं, जैसे कि ये डब्ल्यू बना दिया है, तो आपको याद रह जाएगा कि ये जो है आपका ये वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, ये है आपका वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, या जिसे आप लिख सकते हैं जल का अपघटन संकुल, यानी कि जल का जहाँ प्रकाशिक अपघटन होता है वो इस जगह होता है, तो ये उसका कॉम्प्लेक्स है। यहाँ मैंने एक एन शो किया है, तो यहाँ एक्चुअल में एन जो है वो रिप्रेजेंट करता है NADP रिडक्टेज। यहाँ मैं लिख देता हूँ NADP रिडक्टेज, जो कि एंजाइम है और कॉम्प्लेक्स के रूप में यहाँ पर ये उपस्थित होता है। इसके बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर ये जो दिखाई दे रहा है, जैसा कि अभी पीछे अपन ने डायग्राम में डिस्कस किया है, ये है फोटो सिस्टम सेकेंड, ये है फोटो सिस्टम फर्स्ट, एंड दिस साइटोक्रोम, ये है साइटोक्रोम, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ। ये थाइलेकोइड जहाँ मैं लिख देता हूँ यहाँ, और इसके आउटर साइड में ये जितना भी पोर्शन है इस प्रकार से आपके सामने ये जो अरेंज मैं कर रहा हूँ डॉटेड स्ट्रक्चर के रूप में, ये कम्प्लीटली कहलाता है स्ट्रोमा। तो मैं इधर भी लिख देता हूँ स्ट्रोमा, आपके इधर साइड में यहाँ भी लिख देते हैं स्ट्रोमा, और इस तरफ भी लिख देते हैं स्ट्रोमा। तो इस प्रकार से ये एक स्ट्रक्चर मैंने यहाँ तैयार की है।
अब अपने को पता होना चाहिए कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन जब अपन ने पढ़ा था तब आपको पता होना चाहिए कि ये इधर से सनलाइट अवेलेबल हो रही है, सनलाइट में प्रेजेंट जितने भी जो एनर्जी पार्टिकल्स हैं यानी कि जो फोटॉन्स हैं वो यहाँ फोटो सिस्टम फर्स्ट को एब्जॉर्ब किए जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं तो यहाँ से हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज़ किए जाते हैं। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज किए जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से स्थानांतरित होते हैं साइटोक्रोम को। किसको स्थानांतरित होते हैं? साइटोक्रोम को। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स। हालांकि फोटोसिस्टम सेकंड से इलेक्ट्रॉन्स वाया फियोफाइटिन से होते हुए प्लास्टोक्विनोन को जाते हैं, प्लास्टोक्विनोन से ये स्थानांतरित किए जाते हैं साइटोक्रोम को। अब यहाँ साइटोक्रोम इन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स यानी कि जो उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी एनर्जी का यूज़ करता है। अब देखिए यहाँ ये 2 काम करेगा, एक तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तो ये है ही, इसके साथ साथ ये इनकी इस एनर्जी का यूज करके स्ट्रोमा पार्ट से पेयर में यानी कि जोड़े में, ये आप याद रखें कि यहाँ ये 2H+ मैंने क्यों लिखा है क्योंकि यहाँ ये पेयर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि प्रोटॉन का एक जोड़ा उस एनर्जी का यूज करते हुए अंदर की तरफ एंटर करवाता है या ट्रांसपोर्ट करता है और इस प्रकार से एक बार जब भी इलेक्ट्रॉन इससे होकर के गुजरते हैं ये हर बार उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का यूज करते हुए एक जोड़ी प्रोटॉन्स को एनर्जी का यूज करके अंदर की ओर ल्यूमन में एंटर करवाता है और इस प्रकार यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन्स स्थानांतरित कर दिए जाते हैं वाया प्लास्टोसाइनिन से होते हुए फोटो सिस्टम फर्स्ट को। अब इसके साथ साथ यहाँ इसी दौरान जल का होता है प्रकाशिक अपघटन यानी कि ये मैं यहाँ लिख देता हूँ जल, और जल जो है वो यहाँ टूटता है 2H+ एंड 2OH- जो कि रिलीज़ करता है हाफ O2 एंड 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन वापस अवेलेबल होते हैं किसको? फोटो सिस्टम सेकंड को। अब इसके बाद में यदि अपन आगे चर्चा करें तो यहाँ आप ध्यान देंगे कि जब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ जाते हैं और जल का प्रकाशिक अपघटन होता है ल्यूमन के अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर की साइड में यानी कि जो जल का प्रकाशिक अपघटन है वो ल्यूमन के अंदर या आंतरिक झिल्ली की आंतरिक सतह पर हो रहा है। तो ल्यूमन के अंदर प्रोटॉन्स लगातार क्या होते जाते हैं? बढ़ते जाते हैं। इधर तो इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे ट्रांसफ़र होंगे एनर्जी यूज़ में आएगी, उसको साइटोक्रोम एनर्जी का यूज़ करते हुए बाहर से भी स्ट्रोमा पार्ट से भी अंदर प्रोटॉन्स लेके आएगा और जल का प्रकाशिक अपघटन होगा तो यहाँ भी प्रोटॉन्स आएगा। तो यहाँ इस प्रकार से यदि अपन देखें तो ये प्रोटॉन्स की जो कंसंट्रेशन है यानी कि जो हम यहाँ लिख सकते हैं प्रोटॉन्स की जो सांद्रता है या प्रोटॉन की जो सांद्रता है वो यहाँ पर क्या हो जाती है? इंक्रीज होने लगती है। परिणाम स्वरूप बाहर की ओर प्रोटॉन की सांद्रता कम, अंदर की ओर प्रोटॉन्स की सांद्रता क्या हो जाती है? ज़्यादा। तो यहाँ प्रोटॉन ग्रेडियंट उत्पन्न हो जाता है यानी कि प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। तो उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ से प्रोटॉन थाइलेकोइड मेम्ब्रेन की ल्यूमन से वापस बाहर क्या करते हैं? मूव करते हैं। किस तरफ? स्ट्रोमा पार्ट की तरफ। लेकिन यहाँ आप ध्यान रखेंगे अंदर की तरफ ट्रांसपोर्ट कैरियर प्रोटीन जो कि साइटोक्रोम यहाँ पर काम करता है एनर्जी का यूज़ करते हुए, कैरियर प्रोटीन और ट्रांसपोर्टर का भी काम करता है जो कि अंदर ले आता है। लेकिन ये बाहर की तरफ जब ये जाते हैं तो ये एक पर्टिकुलर प्रोटीन के थ्रू ही बाहर निकल सकते हैं जो कि यहाँ F0 जो कि बाह्य झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में धंसी हुई अवस्था में पाई जाती है। दूसरी बात F0 जो है हेल्प्स इन फैसिलेटेड डिफ्यूजन ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि प्रोटॉन्स के सुसाध्य विसरण जहाँ पर एनर्जी का यूज नहीं किया जाता। आप ध्यान रखेंगे अंदर आते हैं तो एनर्जी खर्च करके आते हैं लेकिन बाहर जाते हैं तो एनर्जी का यूज नहीं होता।
तो यहाँ ये विदाउट एनर्जी खर्च किए बाहर की तरफ एंटर करते हैं। और यहाँ मैं दिखा देता हूँ आपको, ये 2H प्लस है, क्योंकि यहाँ ये हाई एनर्जी, अभी एनर्जी है इनके पास 2H प्लस, तो यहाँ ये जब एंटर करते हैं तो मैं इसको इस प्रकार से शो कर देता हूँ। F0 से यहाँ ये बाहर की ओर प्रक्षेपित जो प्रोटीन है जिसको नाम दिया जाता है F1, यहाँ एंजाइम होता है ATP सिंथेटेज या ATP सिंथेज, दोनों आपको किताब में लिखे हुए मिल सकते हैं। ATP सिंथेज याद रख लें या ATP सिंथेटेज याद रख लें। ये यहाँ इस प्रकार से एंटर करते हैं और एंटर करते हैं, तो जैसे ही ये यहाँ एंटर करते हैं तो यहाँ ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और ADP का यूज़ करते हैं और यूज़ करके यहाँ उत्पाद के रूप में निर्माण करते हैं किसका, एनर्जी मॉलिक्यूल ATP का, जो कि यूनिवर्सल करेंसी ऑफ एनर्जी इन द सेल कहलाती है। और इस प्रकार से यहाँ ATP का क्या कर दिया जाता है, फॉर्मेशन कर दिया जाता है। तो ये ATP इस प्रकार से यहाँ जब ये निर्मित हो जाती है तो प्रोटॉन्स बाहर की ओर मूव किया, तब जाकर के क्या बना, ATP का निर्माण हुआ। अब इसके साथ साथ यदि अपन यहाँ देखें तो यहाँ जो ATP निर्मित होने के बाद में ये जो प्रोटॉन्स, अब इसको मैंने यहाँ सीधी लाइन से शो किया है क्योंकि अब इनकी जो एनर्जी है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली गई है। ये 2H प्लस जो हैं ये यहाँ से आगे जा कर के यूज़ आते हैं NADPH2 के फॉर्मेशन में। कैसे कि यहाँ से जो फोटोसिस्टम सेकेंड से इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होकर के साइटोक्रोम से होते हुए प्लास्टोसाइनिन और फोटोसिस्टम फर्स्ट के पास पहुँचे थे, जो कि मैंने यहाँ लिख रखे हैं आपके सामने इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ ये इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ किए जाते हैं, टू इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिलीज़ किए जाते हैं। और एक्सेप्टर जो होता है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर वो होता है फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से यहाँ ये या आयरन सल्फर प्रोटीन या आयरन जो रिड्यूसिंग सब्सटेंस है वहाँ से ये फेरेडॉक्सिन के पास, और फेरेडॉक्सिन से ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स पहुँचते हैं NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स के पास। तो इधर से ये 2 इलेक्ट्रॉन और इधर से ये मूव करते हुए, यहाँ से मैं रेड लाइन से शो कर देता हूँ इनको, ये मूव करते हुए ये 2 प्रोटॉन्स, ये 2 प्रोटॉन्स और साथ में रिएक्शन होती है किसकी, NADP की, और इस प्रकार से यहाँ फॉर्मेशन कर दिया जाता है NADPH2 का। तो इस प्रकार यहाँ अपन ध्यान देंगे, आपको जो 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंटली याद रखनी है वो ये रखनी है कि एक तो थाइलेकोइड की स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर ही फोटोसिस्टम जो कॉम्प्लेक्स हैं या जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के थ्रू जो बनी हुई जो स्ट्रक्चर्स होती हैं फोटोसिस्टम सेकंड, वो कुछ इस प्रकार से व्यवस्थित होता है। इसी से एसोसिएटेड वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स यानी कि जल के प्रकाशिक अपघटन से संबंधित जो कॉम्प्लेक्स है वो भी यहीं पाया जाता है। दूसरी बात, फोटोसिस्टम फर्स्ट यहाँ पाया जाता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट से एसोसिएटेड NADP रिडक्टेज कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पाया जाता है, जहाँ NADP रिडक्टेज एंजाइम NADPH2 के फॉर्मेशन का क्या करता है, काम करता है। दूसरी बात, यहाँ F0 जो एक F0 और जो F1 प्रोटीन्स हैं, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं, ये यहाँ पाई जाती हैं, कैरियर प्रोटीन के रूप में भी कार्य करती हैं, जहाँ से प्रोटॉन्स का कैरी आउट किया जाता है। और यहाँ जो कैरी आउट होता है वो फैसिलिटेड डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जहाँ एनर्जी यूज नहीं होती। और यहाँ इनकी जो एनर्जी है, प्रोटॉन्स का जो यूज़ है वो यहाँ ADP के फॉस्फोराइलेशन में किया जाता है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर क्या निर्माण होता है, ATP का फॉर्मेशन होता है। अब इसके साथ साथ अपने को एक चीज़ और याद रखनी है। अब ये जो हाफ O2 है, ये क्या हुआ, हाफ O2 और हाफ O2, यानी कि दोबारा जब वाटर स्प्लिटिंग होगी तो हाफ O2 और हाफ O2 मिलकर के क्या बना देंगे, ऑक्सीजन का एक कंप्लीट मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर देंगे। और ऑक्सीजन जो है वो यहाँ से सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू रिलीज़ कर दी जाती है, यानी कि यहाँ से ये फ्री कर दी जाती है। और इस प्रकार से जल के प्रकाशिक अपघटन के द्वारा ऑक्सीजन की क्या होती है, विमुक्ति होती है। तो यहाँ अपन देखें तो आपको जो मेन चीज़ें याद रखनी है, एक तो अपने को थोड़ा सा साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को याद रखना है, जहाँ पे साइटोक्रोम की जो मेन इंपॉर्टेंस है या जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर और प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर का काम करता है, जहाँ ये उन इलेक्ट्रॉन्स की हाई एनर्जी का यूज़ करते हुए आउटसाइड यानी कि स्ट्रोमा वाले हिस्से से प्रोटॉन्स को अंदर की तरफ थाइलेकोइड के ल्यूमन वाले पोर्शन में एंटर करवाता है, जिसकी वजह से बाहरी और आंतरिक, अच्छा एक चीज़, बाहर से तो अंदर आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के दौरान एनर्जी का यूज़ करते हुए प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। दूसरी बात, जल का प्रकाशिक अपघटन हो रहा है तो भी यहाँ पर प्रोटॉन रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो अंदर की तरफ यानी कि ल्यूमन वाले पार्ट में प्रोटॉन्स की जो नंबर्स है, जो प्रोटॉन्स की जो संख्या वो लगातार बढ़ती जाती है, जिसकी वजह से अंदर और बाहर स्ट्रोमा पार्ट में
एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट कर दिया जाता है, यानी कि एक प्रोटॉन प्रवणता उत्पन्न हो जाती है। और उस प्रोटॉन प्रवणता को बैलेंस करने के लिए इन प्रोटॉन्स को बाहर निकाला जाता है। अब चूंकि बाहर जाने के लिए केवल और केवल एकमात्र रास्ता होता है प्रोटॉन्स के पास, उसके अलावा और कोई दूसरा ऐसा तरीका नहीं है कि जहाँ से इनको बाहर निकाला जा सके। तो ये F0 F1 प्रोटीन जो होती है वहाँ से ये निकल कर, वहाँ से ही ये बाहर निकलते हैं, जहाँ F0 प्रोटीन जो दो आउटर और इनर मेम्ब्रेन है उनके बीच में धसी हुई अवस्था में पाई जाती है, जबकि F1 जिसको ATP सिंथेटेज या ATP सिंथेटेज एंजाइम जो कि इसके साथ एसोसिएटेड होता है उसको F1 प्रोटीन भी कह सकते हैं, वो बाहर की ओर प्रक्षेपित होती है, यानी कि प्रोट्रूड होती है, बाहर की ओर निकली हुई होती है। जैसे ही ये प्रोटॉन सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू F0 से F1 में एंटर करते हैं तो यहाँ इनकी एनर्जी का यूज़ किया जाता है ADP के फॉस्फोराइलेशन में, जिस प्रकार से यहाँ ATP का फॉर्मेशन होता है। तो जैसा कि अपन एक साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के दौरान अपन ने सिंपली जो एक साइकिल पढ़ा था कि हमने पढ़ा कि फेराडॉक्सिन से साइटोक्रोम को स्थानांतरित होता है इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ एक ATP का फॉर्मेशन कर दिया जाता है। फिर साइटोक्रोम B6 से साइटोक्रोम F को स्थानांतरित होता है तो फिर एक इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन कर दिया जाता है, और जो जल से निकलने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उनका यूज़ करते हुए NADP रिडक्टेज जो है वो NADP के अपचयन के द्वारा NADPH2 का फॉर्मेशन हो जाता है। तो एक्चुअल में जितना ये सिंपल अपने को लगता है उतना सिंपल नहीं है। तो इस प्रकार से अपन इस डायग्राम के थ्रू, जो कि आपको अगर ये आपको डायग्राम याद हो जाता है तो आप एक एक स्टेप को अपनी लैंग्वेज के रूप में एक बार क्लियर करके आप इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो इस प्रकार फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड जितने भी अपने टॉपिक थे वो यहाँ आज कंप्लीट होते हैं। अगर इस टॉपिक के अंतर्गत आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या या कोई प्रॉब्लम अगर आपको लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के आप वहाँ अपना क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अगर आप नहीं करें तो आप मेरे को मेल भी कर सकते हैं, जहाँ यूट्यूब के जो अपना डिस्क्रिप्शन है वहाँ मैंने अपनी मेल आईडी डाल रखी है। तो आप कोई भी दिक्कत हो तो इस प्रकार से अपन यहाँ आज अपन ने जो है वो रसोपरासरणी सिद्धांत जो कंप्लीट कर लिया है, और इसके साथ अपना जो चैप्टर है फोटोसिंथेसिस वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर में अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन के बारे में। तो बने रहिए मेरे साथ, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। जैसे ही आप वीडियो देखते हैं तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।